बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? एक समान और क्रमानुसार, एक समान और अव्यवस्थित, व्यक्तिगत व क्रमानुसार, व्यक्तिगत व अव्यवस्थित। तो हमारा क्या होगा? व्यक्तिगत व क्रमानुसार। सेकंड नंबर, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन देखते हैं, विकास की प्रकृति गतिशील है, विकास केवल अनुमानसिकता से निर्धारित है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा विकास जो होता है वो अनुमानसिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन, विकास केवल पर्यावरण द्वारा। ये भी गलत है, क्योंकि पर्यावरण अनुमानसिक दोनों के साथ होता है। विकास स्थिर और नियत है, विकास स्थिर कभी हो ही नहीं सकता। हमारा क्वेश्चन का सेकंड का आंसर हमारा पहला है, विकास की प्रकृति गतिशील होती है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? देखिए पहला ऑप्शन हमारा विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है, विकास का समीप दूरभिमुख सिद्धांत है, या व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है, एक रूपता का सिद्धांत है। तो ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर नहीं है। रमेश उम्र बराबर है, लेकिन दोनों में क्या है? इनका दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। तो ये क्या है? हमारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का अंतर है। ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? अभिकथन ए क्या कहता है? बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे अनुवांशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों जिम्मेदार होते हैं इसके बच्चों के विकास के लिए। अब सेकंड नंबर आर, उसका कारण क्या है? पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इस वजह से अभिकथन ए जो है हमारा कारण आर दोनों गलत है। हम ऑप्शन में देखते हैं किस में ऐसा है। देखिए चौथा ऑप्शन दिया गया हमारा, ए और आर दोनों गलत है। 5वें नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया। स्थिर कभी हो नहीं सकता है। ये थर्ड नंबर का ऑप्शन सही है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? अमूर्त चिंतन, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत ये दिया गया है, ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। 4 सिद्धांत। देखिए अमूर्त चिंतन की बात किया जा रहा है, तो हमारा संवेदी चालक नहीं है, पूर्ण संक्रियात्मक भी नहीं है, अमूर्त संक्रियात्मक भी नहीं है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये हमारी। देखिए सातवां क्वेश्चन हम देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है, ठीक, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा समायोजन कहलाती है, संगठन कहलाती है, अभिसंज्ञान कहलाती है, या पाठ कहलाती है? तो यह हमारा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने स्कीमा में ऐड कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। अब हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिता के क्या मायने हैं? तो यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन, किसी स्थिति के एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार में की समझ बनाना, दूसरे के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। सबसे सटीक आंसर हमारा चौथा है 8वें का। यहाँ पे देखते हैं हम 9वां नंबर, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार तो अनुबंधन का है नहीं, पुनर्वलन का है नहीं, सांस्कृतिक परिवेश, स्कीमा। तो स्कीमा तो हमारा जीन पियाजे के द्वारा, ये हमारा सांस्कृतिक परिवेश जो है हमारा किसके? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। 9वें का तीसरा ऑप्शन। 10वां देखते हैं हम, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी?
कक्षा में लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी? सस्वर पाठ व रटने पर बल किसी ने नहीं दिया है। सहयोगात्मक सीखने की इनाम व सजा बिल्कुल गलत है। ये हमारे प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन, ये हमारा सहयोगात्मक सीखने को, इनका 10वें का दूसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? तो हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग जो अपने सिद्धांत में कितने चरण दिए हैं? उन्होंने 6 चरण दिया है। 11 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। देखिए 12वें पर क्या कहता है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास या सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास? तो ये हमारा कानून और व्यवस्था की बात कर रहा है। 12 का तीसरा ऑप्शन। अब देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? तो हमारा कौन सी स्थानिक बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होती है, अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता होती है? तो ये हमारा जो है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होती है। 13वें का थर्ड ऑप्शन है हमारा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देता है? जेंडर समानता, ये तो हो नहीं सकता। जेंडर रूढ़िवादिता, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड नंबर, ये जेंडर रूढ़िवादिता है। 15वें का देखते हैं हम। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है। और सेकंड ऑप्शन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करता है। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। मूल्यांकन में बच्चे द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। कोई मूल्यांकन हो रहा है उसमें स्व मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा सटीक आंसर हमारा थर्ड नंबर का है। देखते हैं 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन करता है? समावेशी शिक्षा, यहाँ पे विभेदित निर्देश, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन, पृथकीकरण और नामीकरण, सहयोगपूर्ण सीखना। तो इसका ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा, 16वें का तीसरा ऑप्शन। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित शब्द तो बिल्कुल निगेटिव है, इस वजह से हमारा पहला ऑप्शन गलत है। केवल शब्द भी निगेटिव है, इस वजह से सेकंड ऑप्शन भी गलत है हमारा। थर्ड ऑप्शन भी वही वंचित की बात की गई है, गलत है। अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही है 17वें का। 18 नंबर देखते हैं। शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हो। देखते हैं, पहिया कुर्सी, व्हील चेयर, ये भी हो सकता है। वॉकर, ये भी हो सकता है। हैंड रेल के साथ रैप, ये भी हो सकता है। उभरा हुआ टाइल, बिल्कुल नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्रेल प्रणाली, ये भी गलत है। तो हमारा पहला, दूसरा और थर्ड नंबर सही है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा है। पहला, दूसरा, थर्ड कहाँ पे, तीसरा कहाँ पे है? पहला, दूसरा, तीसरा पहले ऑप्शन में है, इस वजह से हमारा आंसर पहला सही होगा। 18वें का पहला। अब 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों को विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं? ठीक,
यहाँ पे देखते हैं, पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। 2 फीट की दूरी के परे चीज़ें नहीं देख सकते हैं। एक ही गतिक क्रिया को बार बार करते हैं। 70 डेसिबल की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर हमारा सेकंड नंबर है। 2 फीट की दूरी के परे चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। देखिए हमारा 20वां क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में? प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों को बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशेष ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? चौथा। देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है? सक्रिय भागीदारी को माध्यमिक कक्षा में सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। 21 नंबर का सबसे सटीक ऑप्शन हमारा चौथा है। देखते हैं 22 नंबर, कथन पहला क्या कहता है? समकक्षियों में चर्चा व संवाद का शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं। ये बिल्कुल गलत है हमारा। कारण क्या कहता है? अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिगत ना हो, ना कि सामाजिक सही विकल्प चुने। तो क्या है हमारा? ये अभिकथन ए भी गलत है हमारा, कारण आर भी गलत है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे कौन सा सही है। चौथा ऑप्शन हमारा ए और आर दोनों गलत है। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ठीक, अब देखते हैं पहला हमारा महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, विफलता के स्वीकारने वाले, असफलता से बचने वाले। तो हमारा महारत उन्मुख जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है? ठीक, पहला ऑप्शन क्या कहता है? मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन, शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन, अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। चौथा अंक, भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। तो सबसे सटीक आंसर हमारा कौन सा है? अच्छे शिक्षक हमेशा कठिन, मुझे जन्मजात, ये भी गलत है। सबसे ज़्यादा ये सटीक आंसर तीसरा है, अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। 25वां का ऑप्शन 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रचनावाद का सिद्धांत क्या कहता है? सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। जानकारी को स्मरण और उसके प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर जोर, ये स्मरण की बात बिल्कुल गलत है। शिक्षिका के प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है, ये भी गलत है। निष्क्रिय हो ही नहीं सकता। सबसे सटीक आंसर हमारा 25 का पहला है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? पहला ऑप्शन, जो उनके लिए अप्रासंगिक है, जो वह पहले से समझते हैं, जो उनके लिए अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से परे है। तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा सटीक आंसर हमारा है, जो वह पहले से समझते हैं उसी में वो नया ज्ञान को ऐड करते हैं। अब देखते हैं 27वें नंबर का क्वेश्चन, संज्ञान और संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग की बात कर रहा है। संज्ञान व संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, बिल्कुल गलत है। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
तीसरे नंबर का ऑप्शन, संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा, संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं परंतु संज्ञान का संवेगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये गलत है। दूसरा नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि संज्ञान और संवेग जो होते हैं एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन हमारा, किन शैक्षिक प्रणालियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। सार्थक अधिगम की बात कर रहा है। देखते हैं, अन्वेषण और प्रयोग, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास, चर्चा और बहस, निष्क्रिय सुनने का कौशल। क्या कह रहा है, किन शैक्षिक प्रणालियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। तो निष्क्रिय सुनने के कौशल में नहीं किया जा सकता है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है। रचनात्मक दृष्टिकोण, उन्हें अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उन्हें निष्क्रिय रटने की बात बिल्कुल गलत है हमारा यहाँ पे। विद्यार्थियों को सज़ा देनी चाहिए, ये एकदम निषेध है। चौथा नंबर, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा को मौके और मुहैया कराना चाहिए। चर्चे की बात कर रहा है, इस वजह से करेक्ट आंसर हमारा चौथा है। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अभिकथन ए, स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल हमारा एक अभिकथन जो है बिल्कुल गलत है। कारण आर, समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा आर और अभिकथन ए और कारण आर दोनों गलत है। हम देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है, चौथे नंबर का ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। धन्यवाद।